जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग उत्परिवर्तन पढ़ रहे थे। वहाँ पर आपको दो प्रकार के उत्परिवर्तन बताए थे। एक बताए थे बिंदु उत्परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि एकल डीएनए न्यूक्लियोटाइड या डीएनए के अनुक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन, सूक्ष्म उत्परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। वहाँ दूसरे बताए थे क्रोमोसोमल या गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। इसमें यह बताया गया था कि क्रोमोसोम के संख्या या संरचना में परिवर्तन के कारण जो उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणसूत्रीय या क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन बोलते हैं। तो ये जो उत्परिवर्तन होता है इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग को पढ़ना है, उसके लाभ क्या क्या होते हैं उसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो हेडिंग डालेंगे उत्परिवर्तन का महत्व। उत्परिवर्तन का महत्व। उत्परिवर्तन जो होते हैं वो मेनली कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं और अप्रभावी होते हैं। उनसे अप्रभावी लक्षणों का क्या होता है, विकास होता है। ज़्यादातर अधिकांशतः जो म्यूटेशन होंगे, म्यूटेशन का केस होगा वो कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं, ठीक है ना, रिसेसिव तरह के होते हैं। तो उनसे क्या होता है, कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। तो इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, उत्परिवर्तन साधारणतः हानिकारक एवं अप्रभावी, हानिकारक एवं अप्रभावी होते हैं। साधारणतः हानिकारक एवं अप्रभावी बोले हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ म्यूटेशन जो होते हैं वो लाभकारी भी होते हैं और ऐसे म्यूटेशन जो लाभकारी होते हैं जिनसे जीवों के अंदर अच्छे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, अच्छे कैरेक्टर का विकास होता है, ऐसे विभिन्नताओं को प्राकृतिक क्या कर लेती है, चयन कर लेती है और उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, उत्परिवर्तन के कारण विकसित होने वाले नए लक्षण प्राकृतिक वर्णन द्वारा चयन हो जाती है, चयन कर ली जाती है एवं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो उत्परिवर्तन जो होता है इसका उपयोग जो है वो जीवों का विकास कैसे हुआ है इनके अध्ययन में क्या किया जाता है, किया जाता है। एक जीव किस प्रकार से दूसरे जीव से संबंधित है या किस जीव का लक्षण जो है वो किस प्रकार से उत्परिवर्तन के कारण विकसित हुआ है, इन सभी का अध्ययन हम लोग कहाँ पर करते हैं, उत्परिवर्तन के द्वारा करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि उत्परिवर्तन जो होता है वो जैव विकास के अध्ययन में क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्परिवर्तन जैव विकास के अध्ययन में सहायता करता है। सहायता करता है। आज के दौर में क्या होता है, जो वैज्ञानिक होते हैं वो उत्परिवर्तन का उपयोग पादप प्रजनन में कराते हैं। वो उत्परिवर्तन पादप को के अंदर उत्परिवर्तन करा करके अपने लिए उपयोगी लक्षणों का क्या कराते हैं, विकास कराते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि जब वैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं, उत्परिवर्तन के द्वारा पादप प्रजनन कराते हैं या उत्परिवर्तन का उपयोग पादप प्रजनन में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उत्परिवर्तन का उपयोग
पादप प्रजनन में किया जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं पादप प्रजनन उत्परिवर्तन पादप प्रजनन चैप्टर 9 में। तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि किस प्रकार से उत्परिवर्तन के सहायता से नए नए पौधों का विकास किया जाता है। ये उत्परिवर्तन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? पादप प्रजनन पे। ये कुछ महत्व हैं जो उत्परिवर्तन के कारण क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। इसको क्या करिए आप नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो उत्परिवर्तन के कारण हम लोगों के अंदर, मनुष्य के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर, कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं। तो उत्परिवर्तन दो प्रकार का था मेनली, वो था एक बिंदु उत्परिवर्तन और दूसरा था गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो विकार भी मेनली कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा आपका पॉइंट म्यूटेशन के कारण, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले विकार, और बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले विकार जो होते हैं उसको मेंडलीय विकार भी कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है गुणसूत्रीय विकार। तो उनके बारे में आगे पढ़ना है। हेडिंग डालेंगे मेंडलीय विकार। मेंडलीय विकार जो होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है वो एकल जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, या कह सकते हैं कि बिंदु उत्परिवर्तन के कारण जो विकार उत्पन्न होता है, ऐसे विकार को हम लोग क्या बोलेंगे? मेंडलीय विकार बोलेंगे। तो लिखेंगे एकल जीन में परिवर्तन, एकल जीन या न्यूक्लियोटाइड, एकल जीन में परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले विकार को मेंडलीय विकार कहते हैं। मेंडलीय विकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। पहला जो एग्जाम्पल होता है वो होता है हीमोफीलिया, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हीमोफीलिया। नेक्स्ट जो होता है वो आपका होता है वर्णांधता। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वो होता है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट अगर बीमारी देखा जाए तो आता है फिनाइल कीटोन यूरिया, इसको शॉर्ट में PKU कहते हैं। और एक होता है थैलेसीमिया। ये सब के सब जो डिसऑर्डर हैं वो एकल जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। एक DNA के क्रम या एक न्यूक्लियोटाइड के क्रम में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन सभी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये सब बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारी हैं। और अगर बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले ये सब रोग हैं, डिसऑर्डर हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? मेंडलीय विकार कहते हैं। यहाँ तो दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो आपसे पूछेगा इसका सीधा कि मेंडलीय विकार होता क्या है, उदाहरण द्वारा समझाएं। तो मेंडलीय विकार का डेफिनेशन लिखेंगे और इनमें से कोई एक दो बीमारी का आपको क्या करना पड़ेगा? वर्णन करना पड़ेगा। और दूसरा जो यहाँ से क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन ये पूछेगा कि कोई इसमें से कोई डिजीज का नाम दे देगा और पूछेगा कि इनमें से ये किस कारण से उत्पन्न होते हैं। तो आपको दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे, या तो उसमें बिंदु उत्परिवर्तन होगा या क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन होगा। तो याद रखना कि बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होते हैं, या क्वेश्चन देगा कि बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला रोग कौन है। तो इनमें से कोई एक रोग को उसमें से इस ऑप्शन में से क्या कर लेना है? चयनित कर लेना है। तो इस तरह के यहाँ से क्या होंगे? क्वेश्चन आएंगे। अब बारी बारी से इन रोगों के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। इनके बारे में हम लोग हीमोफीलिया के बारे में, वर्णांधता के बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक दो रोगों का वर्णन करेंगे जो NCERT में दिया हुआ है। यहाँ पर मेंडलीय विकार में तो पहला दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया, और दूसरा जो दिया हुआ है वो फिनाइल कीटोन यूरिया दिया हुआ है। इंग्लिश वाले NCERT में थैलेसीमिया भी दिया हुआ है, वो पीछे की ओर दिया हुआ, सबसे पीछे दिया हुआ है।
ठीक है ना, बाद में ऐड किया है उसको। तो थैलेसीमिया के बारे में भी हम लोग जान लेंगे, सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकेटोनुरिया भी पढ़ेंगे। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको हम लोग बारी बारी से हेडिंग डाल के क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए पहला जो डिसऑर्डर है मेंडेलियन विकार में वो है सिकल सेल एनीमिया। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कह रहा है कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो 11वें क्रोमोसोम, इसका मतलब होता है कि ये जो विकार उत्पन्न होता है वो 11वें क्रोमोसोम पर उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड है, जो जीन मौजूद होते हैं, उसमें प्रतिस्थापन से, उसमें परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है। दूसरा चीज कह रहा है कि यह एक अलिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। अलिंग का मतलब होता है ऑटोसोम। हम लोग पढ़े हैं कि मनुष्य में 46 जोड़ा क्रोमोसोम होता है और 1 से लेकर के 22 तक का जो क्रोमोसोम होता है उसको ऑटोसोम कहते हैं। और 23वां जोड़ा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। तो 23वां जोड़ा लिंग क्रोमोसोम और 1 से लेकर के 22 तक जो ऑटोसोम होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलिंग क्रोमोसोम बोलते हैं। तो 11वें क्रोमोसोम का अर्थात वो कैसे है, ऑटोसोम पर इससे संबंधित जीन मौजूद होते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि यह एक अलिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। इसमें क्या होता है, इसमें मानव रुधिर के लाल रक्त कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन होता है। हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि मानव रुधिर जो आरबीसी होता है उसका जो शेप होता है वो उभया अवतल आकार के होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है वो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित होता है तो उसमें वो जो आरबीसी है उस आरबीसी का शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है और वो चेंज होकर के सिकल शेप में बदल जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि इसमें मानव रुधिर के लाल रक्त कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन होता है। सामान्यतः आरबीसी जो उभयावतल आकार के होते हैं वो हंसिया आकार में, हंसिया का मतलब होता है सिकल, सिकल का मतलब आकार में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये तो कारण है, ये अगर क्वेश्चन आता है यहाँ से यहाँ तक, ये क्वेश्चन आता है लिंकेज के आधार पर तो ये आंसर जाएगा, यहाँ से शुरू होगा। लेकिन अगर वो बिंदु परिवर्तन के रोग में पूछा तो वो आंसर जो है वो यहाँ से शुरू होगा कि यह रोग बिंदु या जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है। इसमें हीमोग्लोबिन अणु के बीटा चेन, हीमोग्लोबिन अणु के अल्फा चेन, बीटा चेन के चेन होते हैं। उसमें जो बीटा चेन होता है उसके 6th पोजीशन पर, 6ठे स्थान पर क्या होता है, ग्लूटामिक अम्ल, जो कि एक एमिनो एसिड है। इस ग्लूटामिक अम्ल का क्या होता है, वेलिन नाम के एमिनो एसिड द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और उस कारण से जो आरबीसी का जो शेप है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन देखना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है क्वेश्चन का, कि वो आपको लिंकेज के अनुसार आंसर देना है क्वेश्चन का या बिंदु परिवर्तन के अनुसार। अगर लिंकेज के अनुसार आंसर देना होगा तो यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे, और अगर बिंदु परिवर्तन के आधार पर आंसर देना होगा तो उसको यहाँ से शुरू करेंगे और बाद में ये वाला कहानी ऐड करेंगे कि इसमें मानव रुधिर कोशिकाओं का जो आकार है वो क्या जाता है, परिवर्तित हो जाता है। एक चीज़ और नोट करने वाली है इसमें कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं वो मलेरिया प्रतिरोधी होते हैं। हम लोग मलेरिया में पढ़ चुके हैं कि मलेरिया में क्या होता है, वो जो स्पोरोजोइट होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है, वो आरबीसी कोशिका को प्रभावित करता है। लेकिन इस में क्या होता है, आरबीसी का शेप चेंज जाता है। इसके कारण से वो जो परजीवी है वो आरबीसी में इंटर नहीं कर पाता है, वो आरबीसी को प्रभावित नहीं कर पाता है और इसलिए सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं वो मलेरिया रोग से क्या होते हैं, तो प्रतिरोधी होते हैं। तो ये है सिकल सेल एनीमिया। इसको एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि बिंदु परिवर्तन का उदाहरण दीजिए, तो ये इसमें आपको आ जाएगा सिकल सेल एनीमिया आ जाएगा। ठीक है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है फेनाइलकेटोनुरिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में PKU कहते हैं। इसके बारे में भी वही से है, कह रहा है कि यह एक अलिंग संलग्न अप्रभावी विकार है और इससे ग्रसित व्यक्ति जो है उसके शरीर में, उसके मस्तिष्क में फेनाइल एलानिन जमा होने लगता है। फेनाइल एलानिन क्या होता है, एक प्रकार का रसायन होता है, ठीक है, या एमिनो एसिड कह सकते हैं, जो हमारे शरीर में या मस्तिष्क में क्या होता है, जमा होता है। अब इसका कारण क्या है, तो कह रहा है कि इस रोग में फेनाइल एलानिन को टाइरोसिन में परिवर्तित करने वाले एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है। कह रहा है कि ये फेनाइल एलानिन हमारे मस्तिष्क में क्यों जमा होने लगता है, क्योंकि फेनाइल एलानिन जो है जब हमारे शरीर में वो पहुंचता है या उसका निर्माण होता है तो उसको टाइरोसिन में कन्वर्ट कर किया जाता है, जिससे उसकी मात्रा बैलेंस रहती है, संतुलित रहती है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि फेनाइल एलानिन को टाइरोसिन में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम है
फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज इस एंजाइम की कमी जाती है और इसके कमी होने के कारण उसका टायरोसिन में परिवर्तन नहीं हो पाता है, जिससे उसका मात्रा जो है वो हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। इसके बाद क्या कह रहा है, हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है जिससे फेनाइल एलानिन जमा होकर मस्तिष्क कोशिकाओं को नष्ट कर लगता है। हमारे जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन सेल होते हैं, उनको वो क्या करता है, डिजेनरेट करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको नष्ट करना शुरू कर देता है और इस कारण से कई प्रकार के मानसिक वृद्धि, मानसिक अवरोधी क्या हो जाती है, विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति जो होता है वो मानसिक कई प्रकार के मानसिक विकारों से ग्रसित हो जाता है। वो कौन से केस में, फेनाइलकीटोन यूरिया के केस में। तो इसको भी क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। इसी प्रकार से कुछ और बीमारी हैं जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है इससे संबंधित जीन जो होते हैं वो 7वें क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। फिर इसमें थैलेसीमिया था, तो थैलेसीमिया में क्या होता है, इससे संबंधित जीन जो होता है वो 11वें और 16वें क्रोमोसोम पर मौजूद होता है और इसमें हीमोग्लोबिन अणु के जो अल्फा और बीटा चेन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, इनका संश्लेषण नहीं हो पाता है और जब इनका संश्लेषण नहीं होगा तो शरीर में आरबीसी का क्या होता है, हीमोग्लोबिन का क्या होता है, कमी होता है और इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया बोलते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है ये चीज़ कि ये जो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से रोग अलिंग संलग्न बीमारी का नाम बताइए, तो अलिंग संलग्न में भी ये सब आ जाएंगे। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होने वाला पूछेगा तो उसमें भी ये सब आ जाएंगे। मंडलीय विकार के बारे में पूछेगा तो उसमें भी ये जितने भी रोग हम यहाँ पर लिखवाएंगे वो सब आ जाएंगे। इस तरह से ध्यान रखना है कि कहाँ पर किस तरह से आंसर देना है। बाकी जब क्लास खुलेगा तो हम लोग देखेंगे। इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो पढ़ना है वो पढ़ना है गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार क्या होंगे, गुणसूत्र के संख्या या संरचना में परिवर्तन के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणसूत्रीय विकार कहेंगे। इसमें लिख सकते हैं गुणसूत्र के संख्या या संरचना में परिवर्तन के कारण, संख्या या संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले विकार को गुणसूत्रीय विकार कहते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें से पहला जो आता है, कई होते हैं गुणसूत्रीय विकार, इसमें से पहला जो आता है वो आता है डाउन सिंड्रोम। सेकेंड जो होता है वो होता है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। थर्ड जो होता है वो होता है टर्नर सिंड्रोम। तो ये तीनों के बारे में हम लोग को क्या करना है, बारी बारी से पढ़ना है। पहले आप इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इसके बाद समझाते हैं। पहला जो आएगा वो डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21वां क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर एक क्रोमोसोम के वृद्धि के कारण होता है। हम आपको बताए थे कि जब एक क्रोमोसोम की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसको हम लोग ट्राइसोमी कहते हैं। उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डाउन सिंड्रोम के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम सन 1866 में लैंगडॉन डाउन ने बताया था। ये लैंगडॉन डाउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था। इसमें लिखेंगे कि यह ट्राइसोमी को अंडरलाइन करना है, उदाहरण है जिसमें 21वीं क्रोमोसोम इसको अंडरलाइन करना है। 21वीं क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम की वृद्धि होती है। एक क्रोमोसोम की
वृद्धि होती है। एक क्रोमोसोम क्या होता है, किस्मा जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक क्रोमोसोम की क्या रहती है, वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसको ट्राइसोमी बोलते हैं। इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था वो लैंगडोन डाउन ने बताया था, कब, 1866 में, 1866 में। इसके बाद देखते हैं कि इसमें होता क्या है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। इसमें देख सकते हैं, इस रोग से ग्रसित होने पर छोटा कद, लंबाई जो होता है वो छोटा हो जाता है, छोटा कद, गोल सिर, गोल सिर, सिर जो है वो गोल हो जाता है, साथ ही साथ आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, आंखें बड़ी, कौमा, जीभ पर खांच एवं मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है, मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है। इसी में ऐसे बच्चों की हथेली मोटी एवं चौड़ी होती है तथा मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब देखिए कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम जो है, इसके बारे में सर्वप्रथम 1866 में लैंगडोन डाउन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। यह ट्राइसोमी का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम 21 पर क्या होता है, मात्र एक क्रोमोसोम की वृद्धि होती है। कह रहा है कि इस रोग से ग्रसित जो होने पर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनका कद छोटा हो जाता है, साथ ही साथ उनका सिर जो है वो बड़ा गोल हो जाता है, आंखें बड़ी हो जाती है, जीभ जो होता है वो मोटा हो जाता है, उसके ऊपर कई खांचे नजर आती हैं, साथ ही साथ उनका मुंह जो होता है वो हमेशा आंशिक रूप से क्या रहता है, खुला हुआ रहता है। ठीक है। अब कह रहा है कि ऐसे बच्चों की जो हाथ है, हथेली है, उसके ऊपर भी कई खांचे हो जाती है और हथेली जो है वो छोटा हो जाता, बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, मोटा और चौड़ा होता है, अंगुलियां जो है वो काफ़ी छोटे छोटे होती हैं। और इसके बाद कह रहा है कि उनका मानसिक विकास भी क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार के लक्षण अगर दिखाई दे रहा है तो डाउन सिंड्रोम होता है। और ये डाउन सिंड्रोम 21वीं क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम के वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं, पहले तो डाउन सिंड्रोम के बारे में आपसे पूछा कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। तो सेकेंड जो आपसे पूछेगा कि 21वीं क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम की वृद्धि होती है तो ये क्या होता है, तो इसको ध्यान रखना, ट्राइसोमी होती है। या पूछेगा कि इनमें से कौन सा बीमारी ट्राइसोमी का उदाहरण है, तो उसमें आपको कौन खोजना है, डाउन सिंड्रोम खोजना। तो ये डाउन सिंड्रोम है, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना है और इसको नोट करिए। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें अगर देखा जाए तो ये जो होता है ये भी एक क्रोमोसोम के वृद्धि के कारण होता है। और जब मनुष्य के द्विगुणित सेट में क्रोमोसोम की वृद्धि होती है तो ये रोग उत्पन्न होता है। ये जो होता है इसमें देख सकते हैं कि यह मुख्य रूप से पुरुषों में उत्पन्न होने वाला रोग है, पुरुषों में उत्पन्न होने वाला रोग है। इसमें मनुष्य के द्विगुणित सेट में एक क्रोमोसोम की वृद्धि होती है। एक क्रोमोसोम की क्या होती है,
वृद्धि होती है और एक क्रोमोसोम का वृद्धि हो रहा है तो ये क्या होगा, ट्राइसोमी का उदाहरण होगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि ये तब किसका उदाहरण है, तो यह ट्राइसोमी का उदाहरण है। अब इसमें लक्षण क्या होते हैं, तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं, इस विकार से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं, उनमें क्या होता है, फीमेल के समान, महिलाओं के समान, स्त्रियों के समान लक्षण क्या होते हैं, दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर पुरुषों के लक्षण जो भी, जैसे मान लेते हैं कि टेस्टिस जो होता है, उनका जेनिटल ऑर्गन जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, वो अपरिपक्व हो जाता है, साथ ही साथ वो इनफर्टाइल होते हैं। ठीक है, इनफर्टाइल कहने का मतलब वो जो है वो प्रजनन नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनके अंदर जो फीमेल का कैरेक्टर होता है, लक्षण जो होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, सॉफ्ट बॉडी, ठीक है, ये सब के सब क्या होता है, वो दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे रोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग किन्नर के बारे में जानते हैं, तो किन्नर जो होते हैं वो इसी रोग से क्या होते हैं, इसी विकार के कारण उत्पन्न होते हैं। उनके अंदर शारीरिक बनावट जो होता है वो आधा स्त्रियों के समान होता है, कुछ पुरुषों के समान वो दिखाई देते हैं। तो ये इसी विकार के कारण होता है, डाउन सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण। इसमें लिख सकते हैं ट्राइसोमी का उदाहरण है। इसमें लिख सकते हैं जिससे ग्रसित व्यक्ति में, इससे ग्रसित व्यक्ति में स्त्रियों के समान लक्षण दिखाई देते हैं। स्त्रियों के समान लक्षण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं या प्रकट होते हैं। वो कौन कौन से लक्षण होते हैं वो आप जानते हैं, उसको आप क्या कर लीजिएगा, खुद से नोट कर लीजिएगा, एनसीईआरटी से पढ़ के उसको नोट कर लेना है। इसके बाद दूसरा जो डिसऑर्डर होता है वो इसका अगर हम लोग गुणसूत्र का बनावट देखें, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट रखना है। गुणसूत्र जो हो जाता है, जनरली अगर सामान्य मनुष्य की बात करें तो इसमें क्या होता है 44+ X और Y होता है। लेकिन इस बीमारी से ग्रसित होने पर व्यक्ति के अंदर जो हो जाता है वो क्या होता है 44+ XX Y हो जाता है। तो ये जो है वो सामान्य गुणसूत्र है और ये जो है वो क्या है, अफेक्टेड है। इसको नॉर्मल कर लीजिए। नॉर्मल अगर मनुष्य में बात करें तो 44+ XY होता है, जबकि अफेक्टेड होने पर एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है और इसलिए ये क्या हो जाएगा 44+ XXY। इसको नोट करिए, ये क्रोमोसोम के नंबर से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है टर्नर सिंड्रोम और ये जो होता है यह मुख्य रूप से स्त्रियों में उत्पन्न होने वाला विकार है। स्त्रियों में उत्पन्न होने वाला विकार है। इसमें द्विगुणित सेट से एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। इसलिए यह मोनोसोमी का उदाहरण है। एक क्रोमोसोम का, इससे पहले वाले में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो रही थी जिसको ट्राइसोमी बोलते थे। इसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम की हानि हो जाती है, कमी जाती है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोनोसोमी। और ये मुख्य रूप से किसमें होता है, स्त्रियों में होता है। इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसमें स्त्रियों के अंडाशय अपरिपक्व एवं स्त्रियों में पुरुषों के समान लक्षण प्रकट होते हैं।
पुरुषों के समान लक्षण क्या होते हैं प्रकट होते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ठीक उल्टा होता है। वो पुरुषों में हो रहा था और उसमें स्त्रियों के समान लक्षण दिखाई दे रहे थे, और ये जो है वो स्त्रियों में होता है और उसमें स्त्रियों में पुरुषों के लक्षण क्या होते हैं दिखाई देते हैं। जैसे मोर मस्कुलर बॉडी हो जाएगा, फेशियल हेयर हो जाएगा, ठीक है ना, चौड़ा कंधा हो जाएगा, तो इस डीप वॉइस हो जाएगा। तो इस तरह के जो लक्षण जो पुरुषों के होते हैं वो किस में हो जाते हैं, स्त्रियों में आते हैं। तत्सत उनका अंडाशय अपरिपक्व रह जाता है, जिसके कारण वो प्रजनन में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये जो है वो टर्नर सिंड्रोम है, ध्यान रखना है। तो टर्नर सिंड्रोम के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका गुणसूत्रीय विकार जो है वो समाप्त होता है। इसमें क्रोमोसोम के बारे में आपको जानना है। तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो 44 प्लस एक्स फीमेल में होता है नॉर्मल, ये नॉर्मल है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम की कमी जाती है तो 44 प्लस एक्स नॉट हो जाता है, एक्स जीरो, और इससे क्रोमोसोम का टोटल संख्या कितना रह जाता है, 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं। उसमें क्या हो रहा था, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो रही थी, तो उसमें 46 सामान्य नॉर्मल होता है, तो एक बढ़ेगा तो 47 हो जा रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि 46 नॉर्मल है और एक की कमी हो रही है, इसलिए इसको अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। तो बाकी विशेष अगले क्लास में इसको नोट कर लीजिएगा, समझिएगा। जो समझ में नहीं आएगा उसको पूछिएगा, बाकी विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।